आज हम लोग जो आप लोग का एक विषय है समाज में सामाजिक विज्ञान में हम लोग को पढ़ना है भूगोल, इतिहास, नागरिक और अर्थ व्यवस्था अर्थात अर्थशास्त्र। इसके साथ साथ एक का मतलब है कि आज हम लोग जो सामाजिक विज्ञान है, इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और कौन और चैप्टर है, कौन जो भूगोल क्लास में पढ़े, कौन है आपदा। कौन है आपदा। इन सारे विषयों को पढ़ने के क्रम में आज हम लोग जो भूगोल है, भूगोल 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 का जो क्या है प्रथम इकाई यानी कि जो क्या है संसाधन। इस संसाधन जो चैप्टर है, जो अध्याय है, इसके सभी ऑब्जेक्टिव को एक एक करके एक दिन दो दिन में क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। चूंकि यह प्रथम इकाई जो है यह 5 खंडों में है, तो एक साथ 5 खंडों का करना पूरा कर पाना क्या है संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक एक खंडों का करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। तो अभी जो हम लोग का पढ़ेंगे जो भूगोल का जो इकाई 1 है और इसका जो चैप्टर कौन है संसाधन, उसी संसाधन का जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि पार्ट 1 करके या पार्ट 2 करके क्या करेंगे, 3 बार 4 बार का कवर करेंगे। और इस बात को ध्यान रखिएगा, यह जो हम यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन बहुत कम होगा, डिस्कशन कम करेंगे। क्योंकि क्या करना 60 इसमें क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग 30 मिनट में क्या करना है, कवर करना है 60 क्वेश्चन। इसके लिए डिस्कशन कम होगा और एक एक करके इस सारे क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग पूरा करेंगे। और तो अभी तो बहुत सारा व्यवस्थाएं नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग जो सीरीज चल रहा है, यह सीरीज रहेगा बुलेट सीरीज में क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। बुलेट सीरीज के अंतर्गत जो भी इस भूगोल का जो भी क्या होगा ऑब्जेक्टिव होगा, और आज से यह दौर क्या है शुरू है और ये उस समय तक चलेगा जब तक कि आपका सारा विषय क्या हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक जो बुलेट सीरीज है कंटिन्यू चलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं भूगोल के जो क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न, वहां से क्या करेंगे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यह जो है आपका देखिए, आप लोग का करना है, एक पेज लीजिए और पेज पे एक से लेकर के 60 तक, कितना तक, एक से लेकर कहां तक होगा, तो 60 तक का करना है। सवाल कहीं का बना, एक सीक्वेंस बनाइए जो क्या हो, एक से क्या हो, एक से लेकर कहां तक चले, 60 तक चले, यानी कि 1 नंबर से लेकर कहां तक 60 नंबर तक का करना, हम लोग सीरीज बनाना है। और उसमें आप अपने से, चूंकि आप ही देखिए, अगर आप ही क्या एग्जामिनर है, आप ही क्या परीक्षार्थी है, दोनों आप ही को करना है, इसलिए ईमानदारी से इसको क्या करना है, बनाना है। और लास्ट में क्या करना है, चेक कर क्या करना है, बताना है कि आपका कितना का होता है, सही होता है। तो इस दौर क्या करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं, एक एक सवाल का करेंगे हम लोग, पढ़ते हुए आगे क्या करेंगे बढ़ेंगे। देखिए, इस पहला सवाल है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। बहुत ही आपका चैप्टर क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ऑब्जेक्टिव में से। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? क्या जिमरमैन ने कहा कि महात्मा गांधी? यह 2022 का पूछा हुआ सवाल है, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके सामने एक किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो ऑप्शन है जिमरमैन, ऑप्शन 2 है कौन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, जिमरमैन। कौन होगा आंसर इसका, जिमरमैन। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल हो जाएगा आपका,
कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन अर्थात वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा ही कहा हमें प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन है? क्या भूमि होगा, भवन होगा, कि मानव योग्यता, कि इनमें से कोई नहीं। यानी प्राकृतिक संसाधन वही संसाधन जो क्या हो प्राकृतिक से क्या होता है मिलता हो, उसके लिए मानव क्या हो, इसका निर्माण क्या मानव के द्वारा नहीं होता हो, तो कौन है बताइए? आंसर क्या होगा हम लोग का? भूमि। भूमि ही क्या हो? प्राकृतिक संसाधन है। अगला है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखिए यहाँ क्या कह रहा है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं अर्थात यह प्रकृति से क्या होता है प्राप्त नहीं होता है। वन, नदियां, नगर, खनिज। तो देखिए वन भी क्या होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। नदी भी प्रकृति से प्राप्त होता है। नगर, देखिए नगर क्या होता है? प्रकृति से क्या होता है? प्राप्त नहीं होता है। और प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन है जो क्या हो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा? नगर। नगर क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए अब है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर सवाल कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। क्या हुआ? मानवकृत है। तो मानवकृत संसाधन वह होता है जिसका निर्माण मानव के द्वारा हो, जिसका निर्माण मानव समुदाय के द्वारा किया जाए, उसे क्या कहते हैं? मानवकृत संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव द्वारा नहीं होता हो, अर्थात यह हम एक और इस प्रकार से भी कह जिस संसाधन का निर्माण प्रकृति के माध्यम से होता है और जो क्या हो कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात एक तरफ से इसका निर्माण हो और एक तरफ से क्या हो इसका प्रयोग हो, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या अजैव संसाधन होगा? क्या अनवीकरणीय संसाधन होगा? तो देखिए सूर्य क्या है? सौर ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका? नवीकरणीय संसाधन। इसका आंसर क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। 5 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? अनवीकरणीय का मतलब ऐसा संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा क्या हो प्राप्त नहीं होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा अनवीकरणीय संसाधन? बताइए जल। जल क्या समाप्त होने वाला नहीं? जल तो क्या बताइए? तो 97% क्या है? जल है। 97% जल है, चाहे वो पीने वाला हो, खारा जल हो, चाहे मृदु पेयजल हो। इसलिए जल के मामला में तो क्या हम लोग नवीकरणीय है। यह अलग की बात है कि भारत के बहुत सारे क्या है राज्य है जो क्या जहाँ का जल का संचय न होने के चलते वहां पे जल संकट उत्पन्न है, लेकिन जल क्या है आपका? नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा देखिए पहले, सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय है। कोयला, देखिए कोयला एक ऐसा संसाधन है जो एक बार समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होता है? दोबारा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कोयला जो है यह क्या है आपका? नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अर्थात यह अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए अगला सवाल है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अब सोचिए, इसी में देखिए नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका एक तरफ से निर्माण हो और एक तरफ से क्या हो? उपयोग हो। अनवीकरणीय का मतलब होता है एक बार समाप्त होने के बाद क्या हो? दोबारा प्राप्त नहीं होता। जैव संसाधन क्या आता है? जितने कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या है? जैव संसाधन है। अब मानवकृत क्या? लोहा मानव द्वारा बनता है। क्या यह प्राकृतिक जैव संसाधन है? कार्बनिक पदार्थ है। क्या यह समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त हो जाएगा? कि क्या यह कभी समाप्त नहीं होता है? तो जब समाप्त हो जाएगा तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं होगा, इसलिए जो लौह अयस्क जो है यह क्या होगा आपका? अनवीकरणीय संसाधन। अगर पूछा जाएगा लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो यह आपका अनवीकरणीय संसाधन है। अगले सवाल पे आइए। देखिए कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? यानी कि यहाँ पे कुछ ऊर्जा का स्रोत दिया गया है कि कुछ और पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरणीय है। तो देखिए प्राकृतिक गैस क्या नवीकरणीय है? जल क्या नवीकरणीय है? कोयला क्या नवीकरणीय है? कि पेट्रोलियम नवीकरणीय है? यानी कि इसमें देखना है कौन नवीकरणीय का अर्थात वही बताया है कि जिसका निर्माण हो और उपयोग, यानी एक तरफ से निर्माण हो एक तरफ से उपयोग हो, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसा ऊर्जा संसाधन जो कभी समाप्त न हो और उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय। तो देखिए प्राकृतिक गैस यह समाप्त हो सकता है, जल यह कभी समाप्त नहीं होगा, कोयला समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा? इसका 7 का आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। कौन? जल।
इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यानी इनमें कौन ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार क्या सीमित है। तो देखिए जल भी प्राकृतिक संसाधन है, पवन भी प्राकृतिक संसाधन है, सौर भी क्या है प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन जिसका भंडार सीमित है, अर्थात क्या हो जाएगा समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होगा, खनिज तेल। क्या यही सीमित है कि सौर ऊर्जा सीमित है? तो सौर ऊर्जा तो सीमित है, सौर ऊर्जा क्या है असीमित है, कि कभी समाप्त होने वाला है नहीं। हवा कभी समाप्त होने वाला नहीं है, पवन कभी समाप्त होने वाला नहीं है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा खनिज। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो आंसर क्या होगा खनिज तेल। देखिए ये रिपीट हो गया है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो क्या होगा खनिज तेल होगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। देखिए तो ये हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है वह क्या होता है राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत निहित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। 12.2 तो होगा नहीं, 15.5 होगा नहीं, 10.2 होगा नहीं, तो क्या होगा 19.2 किलोमीटर की दूरी होता है। क्या होता है राष्ट्रीय संपदा में क्या होता है या निहित होता है। देखिए आगे यहाँ पे तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का होता है कहलाता है। तो समुद्र से कितने किलोमीटर की दूरी को कहा कहता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन या अंतरराष्ट्रीय अपवर्जक या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो क्या होगा समुद्र तट से कितना 200 किलोमीटर का जो दायरा होता है उसे कहाँ रखा गया है, कहाँ तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन किसका है? क्या नेहरू जी का है, मेधा पाटकर का है, गांधी जी का है कि सुंदरलाल बहुगुणा का है? तो देखिए नेहरू जी का है। क्या कि नेहरू जी बोलते कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। क्या मेधा पाटकर का है कि गांधी जी का है कि सुंदरलाल बहुगुणा का है? तो आंसर क्या होगा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। 13 नंबर सवाल पर चलिए। डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? का संसाधन ग्रहण से, संसाधन की अनियोजित विदोहन से कि संसाधन के नियोजित दोहन से? इनमें से कोई नहीं। देखिए संसाधन संग्रहण, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन संग्रहण से नहीं है, अनियोजित संसाधन था। देखिए संसाधन के अनियोजित विदोहन और यहाँ पे क्या है संसाधन के नियोजित दोहन। नियोजित मतलब सोच समझ के, इससे क्या हो जाएगा अनियोजित विदोहन। तो संसाधन के कथी से होगा अनियोजित विदोहन से। डाकू अर्थव्यवस्था संबंध कथी से है? तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से। देखिए अब है कि संसाधन के संरक्षण हेतु किसके? तो संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत किया था? संसाधनों के संरक्षण के लिए ऐसा कौन सा टीम था, ऐसा कौन सा संगठन था जिसने सबसे पहले वकालत किया था? क्या नेहरू जी किए थे? कि क्या क्लब ऑफ रोम ने किया था? कि संयुक्त राष्ट्र ने किया था? कि जापान ने किया था? आपका सही आंसर क्या हो क्लब ऑफ रोम। यही क्लब ऑफ रोम ने क्या किया था? संसाधन संरक्षण हेतु सर्वप्रथम क्या किया था? वकालत किया था संसाधन के संरक्षण के लिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? यानी कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीका में जो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था कब हुआ था? क्या 1960 में हुआ था, 1968 में हुआ था, 1972 में हुआ था कि 1980 में हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1968 में ही क्या हुआ था? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए अफ्रीकी कन्वेंशन का हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था कब? तो 1968 में। देखिए इसी को देखिए कैसे घुमा दिया उसी सवाल पर।
प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कौन? अफ्रीकी कन्वेंशन निकाला हुआ था प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में। कहा हुआ था यही अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अब देखिए अगला सवाल है, अब क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कौन सा? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या 2 जून को मनाया जाता है, 4 जून को, 5 जून को, 7 जून को? इसका आंसर क्या होगा? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अगला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में, यानी कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कौन से देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में किया गया था, भारत में किया गया था, जापान में किया गया, दक्षिण अफ्रीका में? याद रखिए कहां किया गया था? ब्राजील में। अगला है ये पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? क्या न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में? इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा आपका? ए। क्या होगा? ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या हुआ था? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। देखिए अगला है ओटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? क्या फ्रांस में हुआ था, कि जापान में, कि म्यांमार में, कि इंडोनेशिया में? इसका आंसर क्या होगा? जापान, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि जापान में क्या हुआ था? क्योटो सम्मेलन का हुआ था, आयोजित किया गया था। देखिए भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत, यानी कि भारत में पहाड़ों से भरा हुआ भूमि कितना परसेंट है? तो क्या 10% है, कि 30% है, कि 27% है, कि 48% है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऐसे होना चाहिए इस क्रम में बी, लेकिन इसका सी में दिया, यानी कि कितना परसेंट? 30% क्या है? भूमि क्या है? पहाड़ों से क्या है? भरा हुआ है। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल है होती है। कौन? अपक्षय। तो देखिए अपक्षय से भी क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। अपर्दन, और सी में क्या है? दोनों। देखिए अपक्षय और अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या? जब मृदा का होता है, मृदा कटाव प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना का होता है, एक भाग दूसरे जगह का होता है चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपर्दन। तो जब एक जगह से मृदा दूसरे जगह जाएगा तो वहां पर भी तो मृदा का क्या करता है? निर्माण करता है। इसलिए मृदा के निर्माण में अपक्षय भी क्या सहायक होता है और अपर्दन भी सहायक होता है। इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों इसका क्या होगा? आंसर होगा। चेक करते जाइए कितना सही हो रहा है। देखिए अगला है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में किस प्रकार की मिट्टियां सबसे अधिक पाया जाता है? क्या काली मिट्टी, कि लाल मिट्टी, कि रेतीली मिट्टी, कि जलोढ़ मिट्टी? का आंसर क्या होगा आपका? जलोढ़ मिट्टी का होता है। कहाँ? प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी घाटी वाला जो इलाका होता है वहां पे कौन सा मृदा मिलता है? तो जलोढ़ मृदा ही का होता है, मिलता है। भारत में सबसे अधिक पूछ रहा, देखिए आया यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक
विस्तार किस मिट्टी का, यानी कौन से मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है? का जलोढ़ मृदा का है, कि काली मृदा का है, कि लेटराइट मृदा का है, कि वनीय मृदा का है? तो याद रहे कौन, जलोढ़ मिट्टी जो है इसकी विस्तार क्या है भारत में सबसे अधिक है। और 24 का आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर, यावर, रेगड़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा आपका? बांगर। क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। यानी पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आखिर जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व होता है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या वो पोटास होता है? क्या वो फास्फोरस होता है? क्या वो नाइट्रोजन होता है? क्या वो जीवाश्म? क्या होता है वो? क्या वो जीवाश्म होता है? तो क्या होगा आपका? जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह कौन है आपका? पोटास। कौन है? पोटास ही क्या होता है? जलोढ़ मृदा में क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, याद रहे भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछे, नदी घाटी मिट्टी पूछे, सब भारत में सबसे अधिक विस्तृत मिट्टी पूछे, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर याद रहे कौन? जलोढ़ मृदा। कौन मृदा? यह जलोढ़ मृदा जो है इसकी क्या है? भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। कौन? तो जलोढ़ मृदा। अगले प्रश्न पे आइए। काली मिट्टी, यानी जो काली मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी यह कौन से फसल के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। अगर पूछा जाए कि बताइए काली मिट्टी कौन से फसल के लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी क्या कपास के लिए है, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए है? तो याद रहे कपास के लिए क्या होता है? काली मिट्टी, अगर कपास की खेती करना हो तो इसके लिए काली मिट्टी का बहुत ही क्या होता है? उपयुक्त होता है। तो याद रहे काली मिट्टी किसके लिए? तो कपास के लिए। आगे अब सवाल कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? क्या जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में? आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा आपका? डी क्या होगा? महाराष्ट्र में क्या होता है? काली मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं पाया जाता है, झारखंड में भी नहीं, राजस्थान में भी नहीं, तो क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। देखिए, बिहार बोर्ड का सबसे पसंदीदा सवाल, काली मिट्टी का दूसरा नाम। यह बिहार बोर्ड का सबसे बुझिए तो सबसे फेवरेट प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या? बलुई मिट्टी है ना, रेगुल मृदा, कि लाल मृदा, पर्वतीय मृदा? तो याद है इसकी क्या होता है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मृदा। क्या नाम है बताइए इसका? रेगुल मृदा। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लेटराइट मृदा किस रंग का होता है? क्या पीला रंग का होता है, कि लाल रंग का होता है, कि काला रंग का होता है, कि भूरा रंग का होता है? तो बताइए, पीला, लाल, काला, तो क्या होता है? यह जो लेटराइट मृदा होता है यह किस रंग का होता है? यह होता है लाल रंग का। किस रंग का होता है? यह लाल रंग का। अब है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। किस मृदा का? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? क्या वो उत्तर प्रदेश में है, क्या वो राजस्थान में है, कर्नाटक में है, कि महाराष्ट्र में? कह रहा है कि जो मरुस्थलीय मृदा है इसका विस्तार सबसे अधिक कहां है? तो अगर पूछता सबसे अधिक पूछता तो कहां होता? राजस्थान होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? यहाँ पे होना चाहिए कम। अगर निम्न में से पूछता है कहां है तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। और पूछता सबसे कम कहां है तब इसका आंसर क्या होता है? उत्तर। तो पूछ रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न, यानी इनमें से कौन जगह मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है? तो क्या होगा आपका? राजस्थान होगा। निम्न में से कहां है, यानी कि इनमें कौन से राज्य में मृदा का विस्तार बहुत बढ़िया है? तो क्या होगा आपका? क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। हमको लगा कौन? बलुई मृदा। कौन मृदा? बलुई मृदा, इसलिए कहा था राजस्थान, लेकिन इसका क्या होगा? सर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश होगा।
भारत में चरागाह, कौन? चारागाह। चारागाह मतलब जो पशुओं को जो चराने वाला जो स्थान होता है, तो भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है जो क्या है चारागाह के रूप में है? क्या वो 4% की, 12% की, 19% की, 15%? तो याद रखिए चारागाह का मतलब कथी? चारागाह से याद रखिए 4, यानी कितना परसेंट? 4%। जैसे पूछे कि भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, तो चारागाह से 4 याद रखिएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 4%। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? या ऐसा पूछता है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अगर राज लगाए तो ठीक है, अगर नहीं तो पूछता है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या वनोन्मूलन? नहीं, तो वन लगाने से भूमि निम्नीकरण नहीं होगा, गहन खेती से भी नहीं होगा, अति पशुचारण से नहीं होगा, अधिक सिंचाई से क्या होता है? भूमि का होता है निम्नीकरण। और इसका 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण उपयुक्त हो सकता है? इसमें कौन सा उपाय किया जाए जिससे भूमि का ह्रास का हो, कम से कम हो? भूमिगत को जलमग्न बनाए रखना, कि बाह्य नियंत्रण करने से जनसंख्या वृद्धि दर को तेजी से लाने में इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य नियंत्रण अगर हम कर देते तो भूमि का ह्रास पे क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। भूमि का ह्रास जितना तेज हो रहा है उतना तेजी से क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति, याद रहे, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। कहती भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने किया था? क्या वो विनोबा भावे थे, रामचंद्र रेड्डी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, कि जयप्रकाश नारायण थे? तो वो कौन थे? वह व्यक्ति थे कौन? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे, जिन्होंने भारत में भूदान के लिए क्या किया था? रक्तहीन क्रांति का शुरुआत किया था। पूछ भी दिया जाए कि भारत में भूमि दान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। देखिए अगला है आपका सुपानी कृषि। सुपानी कृषि वही जो सीढ़ीनुमा जो का होता है खेती होता है, ये कहाँ पे होता है? हरियाणा में होता है नहीं, पंजाब में होता है नहीं, बिहार के मैदानी क्षेत्र में होता है नहीं, उत्तराखंड में होता है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में क्या होता है? सुपानी कृषि के लिए क्या है? उत्तराखंड क्या है? प्रचलित है। अगला है मेढक को प्रजनन प्रक्रिया प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला कौन सा रसायन है? क्या बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है, कि फास्फोरस है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रीन। आपका आंसर क्या होना चाहिए? एंड्रीन होना चाहिए। और याद भी कर लीजिए मेढक के प्रजनन क्या कर सकते हैं हम? एंड्रीन के द्वारा क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। आगे, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? क्या चक्रीय है, जैव है, अजैव है, अनवीकरणीय तो होगा नहीं, अजैव होने की संभावना नहीं है, जैव तो होगा नहीं। चक्रीय का मतलब क्या होता है? जल क्या एक प्रकार चक्रीय संसाधन, जैसे कैसे बारिश होता है, फिर पानी नदी तालाब पोखरा में जाता है, फिर धूप होता है, फिर वाष्प बने कहां ऊपर जाता है, फिर संघनन के बाद फिर बारिश का होता है। यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जल किस प्रकार का संसाधन है? तो एक प्रकार का यह चक्रीय संसाधन है। देखिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? भारत बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, यानी कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या उजला ग्रह कहा जाता है, कि लाल ग्रह, कि नीला ग्रह, कि हरा ग्रह? तो सबको जानता है कि पृथ्वी पर जल के अधिक मात्रा होने के कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह, कौन से ग्रह जानते हैं? तो नीला ग्रह से क्या होते हैं, इसे हम जानते हैं। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? चलिए प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? क्या उत्तरी गोलार्ध को, दक्षिणी गोलार्ध को, दोनों ही गोलार्ध को, इनमें से कोई नहीं? यानी किस गोलार्ध को हम कह सकते हैं कि जल का गोलार्ध? यानी पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध, याद रहे कौन गोलार्ध? जल गोलार्ध कहा जाता है। तो कौन? दक्षिणी गोलार्ध को ही पृथ्वी का जल गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जल गोलार्ध कहा जाता है।
कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? यानी कि जो 100% क्या है, जल है, 100% जल है, उसमें 96.5, 96.5 में कितना होना चाहिए, इसको होना चाहिए 97.5। 97.5 जो क्या है समुद्र में क्या निहित है, और 2.5 यही क्या है, मीठा जल है। कौन जल है, मीठा जल है। तो इसमें 9.5 होगा, ना 0.06 होगा, ना 95.5, ना 96.5। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी कि 97.5। इसका आंसर क्या होगा, 97.5। यहाँ भी वही सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में निहित है, तो 97.5% भाग क्या है, महासागर में निहित है। विश्व के कुल जल का आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? यानी कि विश्व में जो टोटल जल है, मृदु जल यानी कि कौन जल, मीठा जल, यानी कि जिस जल का कर सकते हैं हम पी सकते हैं, क्या वो 2% है? तो अभी तो बताया है कि 97.5% क्या है, समुद्री जल यानी खारा जल है, और 2.5% क्या है, मीठा जल है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2.5। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करते हैं? जो हिमालय क्षेत्र से जो नदी प्रवाहित होती है वह किस प्रकार का क्या करती है, प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? क्या पूर्वरोपित करती है, पूर्ववर्ती करती है, वलयाकार करती है, कि आयताकार करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन, पूर्ववर्ती। कौन, पूर्ववर्ती। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है, यानी कि हिमालय का अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है, तो कौन, देख लीजिए, तो जो नदियां होती है दो प्रकार की होती है, एक प्रायद्वीपीय होता है, एक हिमालयी होता है। हिमालयी नदी जो क्या होता है, इसमें सालों और होता है, पानी बहता हो, सदावाहिनी भी उसे कहा जाता है। और हिमालयी नदी कौन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र कौन है, सिंधु है। तो गंगा भी हिमालयी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी हिमालयी नदी है, सिंधु हिमालयी नदी है। इसका मतलब महानदी क्या है, हिमालयी नदी नहीं है, यह बारहमासी नदी नहीं है, यह प्रायद्वीपीय नदी है। और यहाँ पे कहता है कि हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है, तो वह क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, महानदी। देखिए, निम्न में से कौन सा नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? यानी कि इनमें से कौन सी नदियां हैं जो क्या करती है, भारत और नेपाल के बीच क्या करती है, सीमा बनाती है? क्या वो काली नदी है, क्या वो गंडक है, कोसी है, तीस्ता है? तो आंसर क्या होगा आपका, काली नदी। कौन नदी होगा, काली नदी क्या है, वो नदी है जो क्या करती है, भारत और नेपाल के मध्य में क्या करती है, सीमा बनाती है। याद रहे, भारत और नेपाल के मध्य सीमा कौन नदी बनाती है, तो काली नदी। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित होता है? यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना जल होना चाहिए? क्या 55% होना चाहिए, कि 60% होना चाहिए, 65% होना चाहिए, 70% होना चाहिए? तो बताइए, तो इसका आंसर ए बी सी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कथी, सी 65%। कितना प्रतिशत, सी होगा कितना, 65%। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिंचाई में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है, घरेलू उद्योग में किया जाता है, घरेलू उपयोग में किया जाता है, कि व्यापार में किया जाता है? तो व्यापार में भी उतना जल का उपयोग नहीं होता है, घरेलू उपयोग में जल का उपयोग नहीं करते, उद्योग में नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा, सिंचाई में क्या करते हैं, सबसे अधिक जल का उपयोग करते हैं। इसीलिए तो भूमि का हो रहा है, निम्नीकरण भी हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? भारत में जो कुल जल है उसका कितना परसेंट जल कहाँ करते हैं हम लोग, घरेलू और नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? क्या 70% जल का उपयोग घरेलू काम में और नगरीय आपूर्ति में करते हैं? क्या 19% की, 11 की? इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या 70 होगा, कि 19 होगा, कि 11 होगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11% जल क्या होता है, जो भारत में जो कुल जल का जो उपयोग है उसमें 11% किसमें जाता है, तो घरेलू और नगरीय आपूर्ति में। देखिए, ये भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देश में बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? यानी कि देश में
बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देखिए 1416 में क्या पूछा गया, आगे पूछा गया क्या महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के बांध को मंदिर कहा था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे? क्या पंडित नेहरू कहे थे? कि स्वामी विवेकानंद कहे थे? इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से ए बी सी डी में? तो आप कैसा कैसा क्या होगा? ऑप्शन सी पंडित नेहरू ने कहा था देश में बांध को क्या कहा था? भारत का मंदिर। देश में बांध को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? क्या वो चिल्का झील है, लोनार झील है, गांधी सागर झील है कि गोविंद बल्लभ पंत? तो भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम झील का मतलब है कि जो का अपने से काम किया गया हो, बनाया गया हो, तो उसका आंसर क्या होगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है क्या है बताइए? जो भारत में क्या है बड़ी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 21 से पूछा गया सवाल है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? क्या नर्मदा नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है कि ताप्ती नदी पर है? इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी। इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी पे क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? समझिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ का है? क्या वो मध्य प्रदेश की क्या मध्य प्रदेश का है क्या राजस्थान का है कि महाराष्ट्र का है कि आंध्र प्रदेश का है? कथी इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी कथी होगा? राजस्थान। क्या है? राजस्थान में क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है? स्थित है। निम्नलिखित में देखिए वही सवाल यहाँ पे आ गया। निम्न में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सा है? चंबल परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना है, भाखड़ा नंगल परियोजना है कि इंदिरा गांधी? तो क्या होगा आपका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो क्या है? यह राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। भारत की सबसे लंबी नहर, ये याद रहे, राजस्थान की तो महत्वाकांक्षी परियोजना है ही नहीं, वो तो हिले है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? क्या सोन नहर है, भाखड़ा नंगल नहर है, गंडक नहर है कि इंदिरा गांधी नहर है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? हाल फिलहाल का किसको हम पढ़ाए हैं? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया? क्या गोदावरी नदी है, कावेरी है, नर्मदा है कि ताप्ती है? बताइए, ताप्ती होगा कि नर्मदा होगा कि कावेरी होगा कि गोदावरी होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। यानी कि सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर ही क्या है? स्थित है। बिहार की देखिए, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार के सबसे पहले नदी घाटी परियोजना कौन सा है? क्या गंडक नदी घाटी परियोजना है, कोसी नदी घाटी परियोजना है, बागमती परियोजना है, सोन नदी घाटी परियोजना? बताइए, सोन नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना कि गंडक नदी घाटी परियोजना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी घाटी परियोजना। अगले आते हैं 59 नंबर सवाल पे। देखिए, इंद्रपुरी जलाशय, कौन जलाशय? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? यानी कि जो इंद्रपुरी जलाशय जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? क्या वह बिहार का है, क्या वह केरल का है कि छत्तीसगढ़ का है कि असम का है? बताइए, असम है कि छत्तीसगढ़ है कि केरल है कि बिहार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बी सी में क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी कि बिहार में ही क्या है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है, यानी कि बिहार का ही क्या है? यह योजना है। वाण सागर, कौन सागर? वाण सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर? वाण सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? महानदी पर हुआ है, सोन नदी पर हुआ है, कोसी नदी पर कि सतलज पे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन। और इस प्रकार की हम लोग 60 प्रश्न का हुआ खत्म हुआ। अब क्या कीजिए, आप बताइए कि 60 प्रश्न में से किसको कितना अंक का हुआ है? प्राप्त हुआ है।
60 में से कितना किसका प्राप्त हुआ है। जिसका सबसे अधिक होगा उसका नाम कल का किया जाएगा, बताया जाएगा कि आज का विजेता कौन है, आज का विजेता कौन है। लेकिन शर्त है कि पूरे ही कड़ी से ईमानदारी के साथ क्या करना है, आपको बताना है उस विजेता का नाम। कल नाम के साथ उसका कथी फोटो भी क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। तब तक फिर क्या होता है, कल फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे के सीरीज में कहाँ चलेंगे, जो बुलेट सीरीज चल रहा है उसमें फिर आगे क्या होगा, क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा। और ऐसे करते करते क्या करेंगे हम लोग, भूगोल का लगभग सारे क्वेश्चन क्या करेंगे टच करते, भूगोल नहीं भूगोल के साथ साथ लगभग सारे विषय क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। यानी कि एक भी प्रकार का एको वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसके तहत क्या होगा, नहीं छूटेगा। अंतर बस यही होगा, इसमें डिस्कशन क्या होगा, कम होगा। अब डिस्कशन कम के पीछे कारण क्या है, समय भी क्या है, मुश्किल से आपका 100 या 90 दिन के आसपास बचा हुआ है। अगर इसमें डिस्कशन करेंगे तो 60 प्रश्न नहीं हो पाएगा। और हम लोग क्या करना है, अधिक से अधिक प्रश्न क्या करना है, हम लोग को बनाना है। इसीलिए हम लोग इस सीरीज के तहत क्या करेंगे, जितना 23 प्रश्न का होगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो सब क्या कीजिए, अपना नाम बताइए, किसका कितना कितना क्या है अंक आया हुआ, कितना में 60 नंबर। तब तक के लिए धन्यवाद।